रिटायरमेंट के बाद निवेश की रणनीति में क्या हो जरूरी बदलाव, योर मनी के साथ लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। एनआरआई निवेशक को भारत में निवेश के हैं कितने फायदे। 40 साल के बाद निवेश से क्या सपने होंगे सच, योर मनी देगा आपको रियलिटी चेक। योर मनी आपके निवेश से जुड़ा हर सवाल लेता है। जीवन का हर लक्ष्य अहम होता है और ऐसे में उस लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासित तरीके से आपको निवेश रणनीति अपनानी पड़ती है। तो योर मनी पर आज भी हम शामिल करेंगे इसी से जुड़े आपके तमाम सवाल। मैं हूं कविता थपलियाल और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ शो में शामिल हो रहे हैं टिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। निखिल, स्वागत है आपका। सीधा हम जुड़ेंगे हमारे दर्शकों के साथ और भावधारी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। 70 साल की इनकी उम्र है, रिटायर हो चुके हैं और अपनी कमाई, अपनी निवेशित पूंजी को अब किस तरह से निवेश करना चाहिए ताकि उन्हें एक रेगुलर इनकम मिल सके, नियमित आय मिल सके, यही इनका सवाल है। नमस्कार भावधारी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, ठीक है। बहुत ठंडा बहुत है, लेकिन तभी आप लोग इतना सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद। कहाँ पर रहते हैं आप, कहाँ के हैं? ये रांची, हम बात तो है बिहार के, लेकिन अभी रह रहे हैं रांची में। अच्छा, तो काफी ठंड पड़ रही है वहाँ पर? हाँ, ये तो शिमला है, अनदर शिमला हो गया है। अरे बाप रे, चलिए सेहत का ख्याल रखिए। लेकिन इस बीच जो आपने मुझे अपना पोर्टफोलियो दिया है काफी इम्प्रेसिव। मैं कहना चाहूंगी आपने अच्छे से प्लानिंग की है। रिटायरमेंट के बाद आपकी हर महीने की जरूरत कितने पैसों की होगी वो आपको पता है। फिलहाल जो आपने निवेश किया हुआ है, आप कह रहे हैं 5 साल तक चलेगा, लेकिन 10 साल तक क्या ये निवेश में और निवेश करने की जरूरत है, आपका सवाल है ना? हाँ, कुछ अभी बच रहा है जी। उसको किस फंड में करना, हमने 3 सजेस्ट किया है। जी जी। साहब रिक्वेस्ट करना है कि जो हमारा एस्टिमेट है 5 ईयर्स वो ठीक है या गलत है। हाँ, दूसरा, कितना हम उसमें डालें जिससे कि कम से कम 10 साल चल जाए। 70 साल है तो 80 साल हमने अपना टारगेट बनाया है लाइफ स्पैन। जी जी, चलिए 3 से 4 लाख का निवेश आप और कर सकते हैं। और दर्शकों को बता दूं मैं कि इन्होंने जो मौजूदा फंड्स में SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अपनाया है। टाटा बैलेंस्ड गुड फंड है, HDFC बैलेंस फंड है, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी है। अब ये पूछ रहे हैं कि 3 से 4 लाख रुपए और निवेश करने हैं। और फिलहाल जो निखिल इनका निवेश है वो केवल 5 साल तक चलेगा, जो SWP ये कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अब 10 साल तक की अगर इन्हें प्लानिंग करनी है और 3 से 4 लाख रुपए और साथ में निवेश भी करने हैं, कहाँ करने चाहिए? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि इन्होंने जो रणनीति अपनाई है बैलेंस फंड और लार्ज कैप फंड में निवेश करने के लिए, वो काफ़ी अच्छी रणनीति है। और केवल 3 फंड्स हैं, वरना अमूमन दर्शक जो है 7-8 फंड्स जोड़ लेते हैं अपने पोर्टफोलियो में। वैसे देखिए तो आपके पोर्टफोलियो में 3 से 4 फंड ज़्यादा की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि आपके जो फंड सिलेक्शन किए हुए हैं, टाटा बैलेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड, फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये अपनी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छे फंड हैं। तो आपको फंड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अभी जो कहा है कि आपने 29 लाख रुपीज़ डाले हैं, उससे आप हर महीने नियमित रूप से 67,000 विड्रॉ कर रहे हैं। ये विड्रॉवल काफ़ी बड़ा अमाउंट है इस कॉर्पस के हिसाब से देख के। तो अगर ये आप ऐसे, अगर मैं अनुमान करता हूँ कि आपको 12% का रिटर्न आता है इन पोर्टफोलियो में, तो भी ये 5 साल में खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको 10 साल की रणनीति लगानी है और आपको 67,000 विड्रॉ करना है, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको 16 लाख रुपए और ऐड करने पड़ेंगे। तब जाके आपके पास उतना एक कॉर्पस बन जाएगा। उससे आप हर महीने नियमित रूप से 16,000 SWP निकाल सकते हैं। बट आप ये SWP जब कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये जो फंड है इसमें इक्विटी कॉम्पोनेंट है, तो शॉर्ट टर्म में ये वॉलेटाइल रहेगा, ये ऊपर नीचे रहेगा। बट आप उसको अगर प्रिंसिपल वैल्यू को ज़्यादा नहीं ध्यान दें और खाली विड्रॉवल पे ध्यान दें, तो आपका कॉर्पस आराम से 10 साल तक आपको लास्ट कर सकता है, अगर आप 16 लाख रुपए और ऐड कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में। चलिए, तो मौजूदा पोर्टफोलियो में ही ये बाकी की रकम को ऐड करें। और मैं ये कहूँगा कि बैलेंस फंड में ऐड करें पैसे को, प्योर इक्विटी फंड में नहीं जाए। तो दोनों में अगर 16 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं तो बैलेंस फंड, HDFC बैलेंस फंड, टाटा बैलेंस फंड में ऐड कर दीजिए। अभी इनका 3 लाख रुपए तो उससे स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी आय कहीं से इनकम आती है या आपको कोई भी आप फ्रीलांसिंग कुछ काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जैसे आपकी इनकम आती है वो उसी फंड में ऐड कर दीजिए। भावधारी जी फोन लाइन पर भी है। भावधारी जी, आपकी उम्र 70 साल की है, क्या कोई कमाई का स्रोत है जहां पर आप 3 से 4 लाख का जो निवेश अभी कर सकते हैं? बाकी जो बता रहे हैं निखिल, आपको 16 लाख रुपए पूरा निवेश करना है, वैसे तो कोई और कमाई का स्रोत है? किसी एक फंड में अगर जो कि 10 साल चल जाए, एक मतलब या 25 वाला या 25 वाला, कोई एक चल जाए तो पूरा परिवर्तन लेंगे हम। आप दोहराएंगे फिर से, मुझे आपकी आवाज ठीक से आई नहीं। मैंने कोई एक फंड हम 2-3 लगाएं 10 साल चल जाए, तो एक्सपर्ट आप किस लिए हमको सजेस्ट करेंगे? किसी एक ही फंड में?
किसी एक ही फंड में मेरे ख्याल से ये निवेशित रहना चाहते हैं, वहां से शायद SWP नहीं करेंगे। नहीं, अगर वो डेट फंड जिन्होंने कहा मेरे को जो आवाज आ रही है कि डेट फंड में निवेश करें, डेट फंड आपके लिए सही नहीं रहेगा। आप क्योंकि आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी अगर नहीं आती है तो आप FD और डेट फंड में आपको सिमिलर रिटर्न देता है। डेट म्यूचुअल फंड मोर उनके लिए बेनिफिट है जो टैक्स एफिशिएंट करना चाहते हैं। तो अगर मैं कहूंगा कि आपको जो रिटर्न चाहिए उसके हिसाब से आपको बैलेंस फंड में निवेश करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो SWP यहाँ से विड्रॉ नहीं करे, उसको कुछ पैसे ग्रो होने दीजिए, उसके बाद SWP स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, और फिलहाल आप टाटा बैलेंस फंड में ही और HDFC बैलेंस फंड में ही इनको बाकी रकम निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं भावदारी जी आपको सलाह मिल गई होगी और कांग्रेचुलेशंस, आप काफी अच्छे निवेशक साबित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और संदीप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है। इनकी उम्र 40 साल की है और इनके पोर्टफोलियो की खास बात यह है कि इन्होंने हर लक्ष्य को एक फंड दे दिया है, यानी इन्होंने अपने लक्ष्य को आंका है, समझा है और उसे एक फंड दे दिया है जिसमें वो नियमित रूप से निवेश करते हैं। संदीप जी नमस्कार, मुबारक हो इस स्ट्रैटेजी के लिए। मुझे बताइए, रिटर्न आपने जो ये पुख्ता प्लानिंग की है इसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहां से मिली? Ma'am, first of all, I want to thank you for giving us an opportunity to speak to you. जी. I got this inspiration from seeing your program only. Initially, I used to investing money in the equity, but after seeing but since I was working in IT, I didn't have the time to do all this thing. So I started whatever fund which I have taken and I've taken after seeing your program only. जी. So I just wanted to know whether the portfolio which I have taken is correct or it needs some change. चलिए बताते हैं आपको संदीप जी, थोड़ा सा हिंदी में भी हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपने अपने कार खरीदने के लिए 7 लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। 8 साल के बाद बेटी की पढ़ाई है, 15 साल के बाद बेटी की पढ़ाई के लिए आपको 75 लाख रुपए चाहिए और बेटी की शादी के लिए 70 लाख और साथ ही आपको 2 करोड़ रुपए भी चाहिए रिटायरमेंट के लिए, जो कि 20 साल के बाद है। जो आपका मौजूदा निवेश है इसमें आप और ऐड कर पाएंगे? हाँ मैडम, मैं इसमें कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, फंड्स पे सलाह चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इनके जरिए वो तमाम दर्शकों को मैं चाहती हूँ कि आप प्रेरित करें कि वो लक्ष्य के तहत ही फंड्स चुनें और वैसे ही निवेश स्ट्रैटेजी को अपनाएं। हम देखिए, जो निवेशक ने हम जब भी निवेश करते हैं तो हमें एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम अपनी कभी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो पहले अपना लक्ष्य तय करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। वैसे ही सेम चीज अप्लाई होता है इन्वेस्टमेंट में। बिल्कुल, हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें कहाँ पहुँचना है। अगर मैं कहूँगा कि संदीप जी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, तो उन्होंने जो एक फंड एक गोल के हिसाब से लिया है और उससे क्या गोल बेस्ड प्लानिंग करते हो तो आपका ट्रैकिंग भी काफ़ी अच्छा होता है और आप पैनिक नहीं करते हो मार्केट जब उतार चढ़ाव होते हैं तो इनका जो एक लक्ष्य है, जो इनके डॉटर्स की मैरिज के लिए उन्हें कहा है, बेटी की शादी के लिए, तो उन्होंने 10,000 रुपये एक लार्ज कैप फंड में निवेश किया है। वो काफ़ी अच्छा है, मेरे इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। आप उसको कंटिन्यू बने रहिए और इससे आपका लक्ष्य, बेटी की शादी मैरिज का लक्ष्य अचीव हो सकता है। जो सन के एजुकेशन के लिए बात कही है, जो जिसके लिए वो 7,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, वो और उनको 50 लाख रुपए चाहिए, वो इस 7,000 से काफ़ी नहीं होगा। 7,000 अगर नियमित रूप से वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसको केवल 10 लाख रुपए बनेंगे। तो अगर एडिशनल आपको इसमें 30,000 रुपये ऐड करने होंगे तब जाके जो लक्ष्य है वो आपका अचीव हो सकता है। फिर इन खास बात है, जैसे उनके ये दोनों फंड इनके लॉन्ग टर्म गोल्स है तो उन्होंने इक्विटी फंड सेलेक्ट किया है और इनका जो मीडियम टर्म गोल है, जो उनकी गाड़ी खरीदनी है, तो उन्होंने बैलेंस फंड खरीदा है। ये बहुत सही है कि अगर आपका कोई भी गोल 5 से 6 साल हो तो प्योर इक्विटी फंड नहीं, आप बैलेंस फंड लेना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सही किया है और इस 5,000 के SIP से आपका जो ये गोल है HDFC बैलेंस फंड में आपने जो निवेश किया है उससे आपका गोल प्योर अचीव हो जाएगा। फिर उन्होंने जो बाकी निवेश किए हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जो ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड है, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, ये सब फंड काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको बने रहिए। पर मैं ये कहूँगा कि आपको जो रिटायरमेंट का जो गोल है, आपको जो कॉर्पस है, उसके लिए आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं रहेगा आपके जो रिटायरमेंट गोल को अचीव करने के लिए। तो आपकी जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपने SIP को बढ़ाते रहिए। पहले मैं कहूँगा कि आपका जो कार का है और डॉटर का मैरिज का वो गोल अचीव हो सकता है। जो आपके सन के एजुकेशन के लिए आपको टॉपअप करना पड़ेगा और अपने रिटायरमेंट के लिए जो आपको गोल है वो आपको टॉप अप करना पड़ेगा। तो अपने गोल्स को डिवाइड कीजिए, मैंडेटरी कौन से हैं और ऑप्शनल कौन से हैं। पहले मैंडेटरी गोल को कंप्लीट कीजिए, जो आपका बच्चों की पढ़ाई और अपना आपका रिटायरमेंट। उसके बाद ऑप्शनल गोल पे देखिए, जो बच्चों की शादी का गोल है। चलिए, तो आपको 37,000 रुपए का निवेश आपको कुल मिला के करना है। फिलहाल संदीप जी, जितनी क्षमता है निवेश करते रहिए, जब आप बढ़ा पाएंगे तब अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश भी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो आप निवेश करते हैं अपने लक्ष्यों को आकर, क्या वाकई आप उस समय अवधि में अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे या नहीं। हम आपको देंगे निवेश का रियलिटी चेक इस छोटे से ब्रेक के बाद।
मनी में हम दे रहे हैं आपके तमाम सवालों के जवाब और अगले दर्शक JS राणा साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। 43 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 7 फंड्स जोड़ रखे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप राणा जी? थैंक यू, आई एम। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। तो आपने किस लक्ष्य के तहत अपने पोर्टफोलियो में ये फंड्स डाले हैं? हाँ जी। आपके लक्ष्य कुछ बताएंगे? मेरा लक्ष्य है, मेरे 2 बच्चे हैं जिनमें से उनकी पढ़ाई और शादी के लिए तकरीबन 10 साल बाद रिक्वायर अबाउट 40 to 50 लाख रुपीस। ठीक है। तो मेन लक्ष्य वही है, बाकी पेंशन वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आर्मी में हूँ तो पेंशन वगैरह का कोई इशू नहीं है। आपने पिछले साल से ही शुरू किया है ना निवेश करना? हाँ जी, मैंने 2 साल पहले भी किया था लेकिन वो बीच में बंद कर दिया था। तो वो मेरा पूरा लमसम अमाउंट SDFC टॉप 200 में है। अच्छा ठीक है, वो पड़ा हुआ है अभी? अभी डायरेक्ट में कर दिया मैंने, वो वैसे ही पड़ा हुआ है। वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे बताइए, आपने MNC फंड पोर्टफोलियो में शामिल किया है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड भी शामिल किया है, आपने NCFU फार्मा फंड भी शामिल किया है SBI का, तो आप बाजार की समझ रखते हैं राणा जी? मैम, मैं आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो थोड़ा बहुत जानकारी आपके प्रोग्राम से हुई है। और बाकी अपना नेट पर जैसे आपके जो वीडियोस हैं वो देखने से, प्लस ये मेरा एक यहाँ पर लोकल एक फ्रेंड है, उन्होंने ये मेरे फंड्स कराए हैं। चलिए, अच्छा लगा जब आप जैसे दर्शक सराहना करते हैं हमारे शो की और इस तरह का पोर्टफोलियो बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है राणा जी। निखिल, पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्की है, जोखिम भरा है? हाँ जी, अगर मैं इनका पूरा पोर्टफोलियो देखा हूँ तो उनके पास माइक्रो कैप फंड है, स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, फार्मा फंड है, MNC फंड है। सो इनके पास केवल मिड और स्मॉल कैप फंड है या वो सेक्टर फंड है। सेक्टर फंड है, एग्जैक्टली। ये दोनों फंड जो कैटेगरी फंड है, ये हाईएस्ट रिस्कियस्ट कैटेगरी आता है म्यूचुअल फंड के दायरे में। तो मैं कहूँगा कि ये फंड आपका पोर्टफोलियो में आपका जो सेक्टर फंड होना चाहिए वो केवल 10% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो होना चाहिए, और जो आपका मिड और स्मॉल कैप फंड है वो आपका 20 से 25% से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर आपका 100% पोर्टफोलियो मिड और स्मॉल कैप सेक्टर फंड में, तो वो काफी जोखिम वाला पोर्टफोलियो है। और जो इन्होंने गोल का है वो दोनों मैंडेटरी गोल है। तो मैंडेटरी गोल में मैं कहूँगा कि इतने एग्रेसिव फंड नहीं यूज करे, और क्योंकि वो आर्मी में है तो वो हर टाइम अपना मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और सेक्टर फंड्स उन्हीं के लिए अच्छा है जो इन एंड आउट दोनों कर सकते हैं। आपकी एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपकी एग्जिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप सेक्टर फंड में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं कर सकते। आपको हर टाइम देखते रहना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि अपना पोर्टफोलियो को आप थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो में जैसे आपके जो सेक्टर फंड्स में आप SBI फार्मा फंड को रख सकते हैं, क्योंकि फार्मा एज ए सेक्टर फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर पर्सपेक्टिव डिसेंट लग रहा है, तो उसको आप रख सकते हैं। जो आपका DSP माइक्रो कैप फंड है और DSP स्मॉल एंड मिड कैप फंड है, मैं कहूँगा दोनों को कंसोलिडेट करके एक ही फंड को यूज़ कीजिए, कि दोनों में सेम भी फंड मैनेजर है। और फिर बाकी जो पोर्टफोलियो है उसको चेंज करके आप एक लार्ज कैप फंड और एक मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको कुछ लार्ज कैप भी होंगे, कुछ मल्टी कैप भी होंगे, एक मिड कैप भी होगा और कुछ सेक्टर फंड भी होगा। तो आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड होगा और आपको लंबे समय में एक डिसेंट पोर्टफोलियो विद स्टेबल वॉलेटिलिटी, आपको ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा वो पोर्टफोलियो इस्तेमाल कीजिए। चलिए, बहुत जरूरी है कि आपके जब अहम लक्ष्य आप लाइन अप कर रहे हो, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई की बात हो, उनकी शादी की बात हो, तो अगर आपकी एक फंड बेस्ड रणनीति है निवेश करने की, अच्छी बात है, लेकिन उसमें आप रिस्की फंड्स नहीं चुन सकते हैं। वो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। आपको एक मल्टी कैप फंड, डाइवर्सिफाइड फंड रखना चाहिए। और आपको जो सेक्टर फंड है वो आप छोटा पोर्शन ले सकते हैं। हाँ। और उसमें आपका वो ये कि आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें ये ध्यान रखें कि वो आपका उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं। हाँ। तो आपका होल्डिंग पीरियड भी उतना लंबा होना पड़ेगा कि जब वो खराब फेज से हो आप बने रहिए, तो जब अच्छा फेज आएगा तो रख सकते हैं उसके अंदर। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में। बिल्कुल। राणा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं, आपको सलाह समझ में आ गई राणा जी? हाँ जी, वो ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर मैं अभी 20,000 का और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए कौन से फंड्स होंगे आपकी तरफ से? डाइवर्सिफाइड फंड में ही निवेश कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि लार्ज कैप और अभी मिड कैप काफी रनअप हो चुके हैं, तो एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप फंड दोनों को ऐड कर सकते हैं। उन दोनों में SIP आप 10,000 की ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो IDFC क्लासिक इक्विटी फंड, LNT इंडिया वैल्यू फंड, मोतीलाल ओसवाल मोस्ट फोकस मल्टी कैप आपको रेकमेंड कर रहे हैं। जो आप अतिरिक्त निवेश करना चाहते हैं, इन्हीं फंड में आप वो पैसे डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देबाशीष साहू हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पे है। नमस्कार देबाशीष जी, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, बताएं आप मार्च में रिटायर होने वाले हैं? जी, मैं अभी इंडियन आर्मी से 35 हूँ। अच्छा। मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं SIP किया हूँ म्यूचुअल फंड में।
ठीक है, आप 5,000 की अभी शुरुआत की है क्या? 2 साल हो गया मैम करके। 2 साल हुए हैं। जी, एक तो ICICI वैल्यू डिस्कवरी है, एक है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। चलिए ठीक है, अब आप चूंकि मार्च में रिटायर होने वाले हैं तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक इस निवेश के अलावा और कोई निवेश अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है? किसी प्रॉपर्टी में आपका निवेश है या फिक्स डिपॉजिट है? LIC वगैरह किया हूँ, एक तो मनी बैक LIC है, और हमारा जो प्रोविजनल आर्मी फंड होता है ना मैम, AP फंड, हाँ, उसमें मंथली 12,500। तो कुल मिला के कितना वो पैसा हाथ में आएगा मार्च के बाद? कुल मिला के सब मिला के AP फंड 20 लाख आएगा। 20 लाख आपको हाथ में आएगा। चलिए ठीक है देबाशीष जी, क्योंकि आपके पास रिटायरमेंट के लिए केवल 2 ही महीने हैं और ऐसे में घर खरीदने का भी आपका लक्ष्य है, रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आय भी मिलनी चाहिए। कैसे हो इन सब की प्लानिंग, इसका आपको जवाब देंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में हम दे रहे हैं देबाशीष साहू के सवाल का जवाब, जो रिटायर होने वाले हैं 2 महीने में और इन्हें घर भी खरीदना है, साथ ही रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी है। तो शुरुआत कैसे की जाए? अब तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो इनका रिटायरमेंट का जो एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि वो आर्मी से है तो उनको एक फिक्स पेंशन मिलते रहता है, तो पेंशन से उनका जो घरेलू खर्चा है उससे निकल जाना चाहिए। और जो उनको घर लेना है तो मैं कहूँगा कि अगर पेंशन से कुछ पैसे बचा के वो अपने SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं तो वो SIP को कंटिन्यू कीजिए। जो उनका जो लक्ष्य है कि उनको घर खरीदना है तो मैं कहूँगा कि अपने लक्ष्य को 3 से 5 साल का टाइम दीजिए कि आप वो घर 3 से 5 साल बाद खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं। जैसे आप HDFC बैलेंस फंड या L&T प्रूडेंस फंड को आप ले सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट रहिए। अगर आप टाइम फ्रेम बढ़ा सकते हैं, अगर आप आय को भी अगर 20 लाख जो आपको लमसम मिलेगा जो आपके बाकी पैसों से, उसको भी आप एक बैलेंस फंड में निवेश कर दीजिए, तो इन दोनों को मिला के आप एक घर खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। अगर लक्ष्य छोटा पड़ता है, कम पड़ता है आपके पैसे, तो मैं कहूँगा आपको अपना जो टाइम फ्रेम है घर खरीदने का वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, और आप उसको अगर 7 साल रखते हैं तो उसमें आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, तो वो आपका लक्ष्य है, उस पैसे बढ़ के वो आपका वो हाउस का जो गोल है वो हो सकता है। पर मैं कहूँगा कि आपका मेन जो घर खरीदना उसको पहले उसको प्रायोरिटी जहाँ मत दीजिए, तो उसको आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। पहले आप रिटायरमेंट का आपका ये देखिए, पेंशन से आपका खर्चा पूरा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। अगर नहीं निकल सकता, जो आपके लमसम पैसे हैं उसको इस तरह से निवेश कीजिए कि आपका थोड़ा पेंशन जो आपको अगर कम पड़ रहा है तो वहाँ से आप SWP करके अपने खर्चों को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी निवेश ने 2 साल पहले शुरू किया है, 1 साल पहले शुरू किया है, तो इनको मैं जैसे मैंने कहा है कि 5 से 7 साल का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। अगर वो घर 1 या 1.5 साल में खरीदना चाहते हैं तो ये जो ना फंड जो है वो 1-1.5 साल के लिए अप्रोप्रिएट भी नहीं है, क्योंकि ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड एक इक्विटी फंड है और बैलेंस एडवांटेज फंड एक बैलेंस फंड है। इन दोनों का जो आपको होल्डिंग पीरियड होना चाहिए और नियम से 3 से 5 साल का एटलीस्ट होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। तो घर का जो लक्ष्य है वो अगर 3 से 5 साल का रखते हैं तब वो इसमें बने रहिए और लमसम पैसा इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर इनका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तब मैं कहूँगा कि उनको SIP रोक के अपने एक लिक्विड शॉर्ट टर्म फंड में निवेश करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर देबाशीष जी प्राथमिकता आपको देनी होगी रिटायरमेंट के बाद आपकी नियमित आय पर। अगर आपकी पेंशन से वो पूरी हो जाती है तब तो ठीक है, वरना आपको अपना घर का लक्ष्य थोड़ा सा पोस्टपोन करना होगा, जो कि एनीवेज आपको निखिल कह ही रहे हैं आपको कर देना चाहिए, और बाकी अपना निवेश बढ़ाना होगा जब जब आपसे हो सके। फंड्स की रिकमेंडेशन भी हमने आपको दे दी है। उम्मीद करते हैं सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल आज शो पे आने के लिए। और योर मनी पे अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ, ईमेल कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ @kavita.th पे अपना सवाल हमें आप ट्विटर पे भेज भी सकते हैं, और साथ ही फेसबुक के पेज पर जाके पुराने शोज भी देख सकते हैं। नमस्कार।